गुड मॉर्निंग। आज बीए द्वितीय वर्ष में इतिहास की क्लास में औरंगजेब को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है औरंगजेब। इससे पहले हमने शाहजहां को पढ़ा था और शाहजहां के अंतिम दिनों में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उस उत्तराधिकार संघर्ष में सफलता मिली थी औरंगजेब को और औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। कहते हैं कि ये जब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तब इसने एक उपाधि ग्रहण की थी और वो उपाधि थी आलमगीर की। इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब के संदर्भ में अधिकतर चीज़ें आलमगीर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे इसका जो साहित्यिक स्रोत पढ़ा जाता है इसके समकालीन इतिहास का, तो कहते हैं वो था आलमगीरनामा, जो मोहम्मद काजिम ने लिखा था। वो भी उसके नाम से ही लिखा गया था, लेकिन औरंगजेब न लिख करके उसके लिए आलमगीर नाम का शब्द प्रयोग में लिया गया था। अब औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार उसने शासन प्राप्त किया, और वैसे कैसे जो शासन प्राप्त किया वो तो अपन ने शाहजहां के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार संघर्ष में उसको पढ़ा ही है। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं इसके भी प्रारंभिक जीवन से। औरंगजेब का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो जन्म है वो 1618 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म उज्जैन के निकट एक स्थान है, उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ। उज्जैन एमपी में है। अब इसके पिता का नाम शाहजहां था और इसकी जो माता थी, माता का नाम मुमताज महल था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, जबकि मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमन बानो बेगम था। तो कहते हैं इसी की ये संतान थी। इसका जो विवाह है, औरंगजेब का जो विवाह हुआ था वो हुआ था एक फारस राजघराने की लड़की थी, राजकुमारी। आपको याद रखना, फारस राजघराना। राजकुमारी थी दिलरस बानो बेगम। यानी शादी किससे हुई है? दिलरस बानो बेगम से। कहते हैं ये प्रारंभिक घटनाएं हैं। अब इसको चूंकि जहां नियुक्त किया गया था शाहजहां के काल में, वो किया था दक्षिण भारत में, तो इसको जो प्रारंभ जो सूबेदारी मिली वो मिली थी दक्षिण भारत की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहते हैं इसकी जो सूबेदारी प्राप्त हुई इसको, वो हुई थी गुजरात, सिंध व मुल्तान की। तो प्रारंभिक जीवन में क्या है? जन्म हुआ उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। पिता का नाम शाहजहां था, माता का नाम मुमताज महल था, जबकि इनके भी वास्तविक नाम शाहजहां प्रारंभ में खुर्रम के नाम से विख्यात था, जबकि मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमन बानो बेगम था, जो आशफ खान की पुत्री थी। अब देखो इसका जो विवाह है वो फारस राजघराने की जो राजकुमारी थी दिलरस बानो उससे हुआ है, और प्रारंभ में इसको जो सूबेदारी दी गई शाहजहां के शासनकाल में वो थी दक्षिण भारत की सूबेदारी। इसके अलावा गुजरात, सिंध व मुल्तान, यानी ये 4 जगह सूबेदार रहा है। पर उसके लिए सबसे जो पहचान वाली या प्रसिद्ध चीज रही वो रही दक्षिण भारत की सूबेदारी। जब वो शासन के लिए राजा बनने के लिए आता है उत्तर भारत की तरफ, तब भी वो दक्षिण भारत की तरफ से ही रवाना होता है और राजा शुजा और मुराद का सहयोग करके वो कहते हैं कि मुगल सल्तनत का वास्तविक शासक बन जाता है। अब क्या है, ये प्रारंभिक जीवन में थे, लेकिन जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ शाहजहां के शासनकाल में शुरू हो गया था। किन के बीच में हुआ था? दारा शिकोह
शाह सुजा, मुराद व औरंगजेब। इनके मध्य क्या हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी कि आपने नाम देखे थे धर्मत, सामूगढ़, देराई या द्वाराई, उन युद्धों के फलस्वरूप ये जीत करके बन जाता है औरंगजेब शासक। और जब शासक बनता है तो कहते हैं इसका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक 1658 में होता है। यानी कि 1658 से ये मुगल साम्राज्य का बादशाह बन जाता है। और कहते हैं इसी समय 1658 में ही अपने पिता को गिरफ्तार करके ये जेल में डाल देता है। यानी शाहजहां जिंदा था उसी समय इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था और अपने जिंदा बाप को ही जेल में डाल दिया था। उल्टा जिंदे के साथ वो बीमार भी था। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब के अंदर कुछ ऐसे चारित्रिक गुण थे जिनकी वजह से उसे जिंदा पीर कहा जाता है। यानी चारित्रिक गुणों के कारण, ये चीज याद रखना। चारित्रिक गुणों के कारण इसे क्या कहा गया है, जिंदा पीर की संज्ञा दी गई। कई बार प्रश्न आया कि जिंदा पीर किसको कहा गया है, तो जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। ये तो इसके प्रारंभिक घटनाक्रम है। अब अपन इसके जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप हुए, कहाँ कहाँ इनके प्रमुख अभियान थे, इसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए, या इसके शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए, उन विद्रोह को पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, सल्तनत जो मुगल साम्राज्य था इसमें क्या हुआ, हर राजवंश में जैसे जैसे कोई राजा आया, राजवंश तो कहने नहीं कह सकते, लेकिन मुगल साम्राज्य में ही एक ही राजवंश था, तो हर राजा के शासनकाल में जो सूबों की संख्या थी वो बढ़ती गई। वैसे जितना साम्राज्य अकबर के शासनकाल में था उससे हमेशा कमतर ही हुआ है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, किसी न किसी बड़े सूबे को तोड़ करके अलग सूबा बनाया गया। तो कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल को आते आते मुगल साम्राज्य में 20 सूबे हो गए थे। और एक का और उल्लेख है कई किताबों में 21 सूबों का वर्णन है। तो कहते हैं 21 तक सूबे पहुंच गए थे। ये औरंगजेब के काल की थी। लेकिन कहते हैं इतना साम्राज्य भी बड़ा नहीं था जितना अकबर के शासनकाल में था, बट सूबों की संख्या ज्यादा थी यहाँ। दूसरी चीज, एक आप इसके संबंध में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मनसबदारी। जो मनसबदारी व्यवस्था थी अकबर ने प्रारंभ की थी, लेकिन कहते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था सर्वाधिक रूप से, अगर ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई तो वो आई औरंगजेब के शासनकाल में। यानी मनसबों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई गई, तो औरंगजेब के शासनकाल में, जबकि इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, अकबर को। तो मनसबदारी व्यवस्था भी अपने उच्चतर स्तर पर किस समय थी, औरंगजेब के शासनकाल में, जबकि सूबों की संख्या भी औरंगजेब के शासनकाल में। अब औरंगजेब के शासनकाल से पहले ही मैंने एक बताया था कि शाहजहां के अंतिम दिनों में हिंदुस्तान से कंधार जो था वो मुगल साम्राज्य से अलग हो गया था, और उसके बाद कभी वो भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। तो कहते हैं कंधार अलग हो गया था तो वो हिस्सा इसके शासनकाल में था नहीं। अब इसके जितने भी इसके समय में मुख्य विशेषता ये थी कि जो औरंगजेब था ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और ये क्या कहता था कि शरीयत के अनुसार अपना शासन चलाता था। और इस वजह से कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ उसने, कहते हैं, अपनी धार्मिक जो उद्दंडता थी वो दिखानी शुरू कर दी। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। और कहते हैं कि औरंगजेब की यही नीति जो थी, इसी नीति के कारण मुगल वंश का पतन माना जाता है। यानी कि मुगल वंश के पतन के लिए कुछ हद तक औरंगजेब की नीतियां जिम्मेदार थी। यदि औरंगजेब इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता, तो शायद मुगल वंश का पतन नहीं होता। लेकिन मुगल वंश के पतन के लिए जिम्मेदार हमेशा औरंगजेब को ही ठहराया जाता है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके काल में, जिस शासन काल में जितने विद्रोह हुए हैं उन विद्रोह को पढ़ते हैं। अब जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनको पढ़ते हैं। और इन विद्रोह से ही
औरंगजेब के शासनकाल का लगभग अध्ययन हो जाएगा। एक पढ़ेंगे मराठा विद्रोह। कहते हैं जो मराठा विद्रोह है ये मूल रूप से कहते हैं बीजापुर एक शाखा थी, वहां से प्रारंभ होता है और इसका दमन करने के लिए कई योग्य सेनापतियों को भेजा जाता है, लेकिन कहते हैं ये असफल रहता है। इसमें मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह भी गए थे, लेकिन वो भी असफल होकर के लौटे थे। और कहते हैं मराठा विद्रोह में उसके समकालीन जो था वो था छत्रपति शिवाजी, यानी मराठों का उत्कर्ष शिवाजी के शासनकाल में माना जाता है। अब शिवाजी ने कहते हैं इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया था कि औरंगजेब को यहाँ पर जब उसका मुख्य सेनापति जसवंत सिंह पराजित हो जाता है तो कहते हैं वो जयपुर नरेश जय सिंह को भेजता है, जो मिर्जा राजा जय सिंह था। और मिर्जा राजा जय सिंह अपनी चतुराई से कहते हैं कि शिवाजी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कहते हैं वो जिस स्थान पे उससे एक संधि करता है वो था पुरंदर। और ये औरंगजेब की बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई थी कि पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और ये हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। और इस संधि के फलस्वरूप कहते हैं कि मराठों को अपना बहुत कुछ साम्राज्य अंग्रेज मुगलों के हवाले करना पड़ा। इसके बाद क्या कि इसमें शर्त थी कि शिवाजी खुद उपस्थित तो नहीं होंगे, लेकिन इसके जो बेटे संभाजी थे, अब संभाजी को मुगल दरबार में हाजिरी देनी थी, लेकिन कहते हैं जय सिंह शिवाजी को भी मना करके चले गए। और कहते हैं जब वो दरबार में उपस्थित हुए तो शिवाजी को जिस पंक्तियों में खड़ा किया गया औरंगजेब के दरबार में, उसमें उनको लगा कि उनकी आगे की पंक्ति में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे। अब उन्होंने समझा कि जिस राजा को मैंने हरा चुका हूं, अब उसी राजा को मेरे से आगे पंक्ति में बिठाया गया है, मुझे पीछे बिठाया गया है। और वहां के दरबारियों के व्यवहार से शिवाजी आहत हो गए और कहते हैं उन्होंने तुरंत ही तलवार निकाली और वहां मतलब विरोध कर दिया उसका। तो विरोध करते ही शिवाजी और संभाजी दोनों को क्या हुआ कि गिरफ्तार कर दिया गया और आगरा किले में कैद कर दिया गया। लेकिन आगरा किले से ये लोग भाग करके वापस दक्षिण भारत आ गए थे, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया था उस समय। तो बीजापुर मुख्य कारण था विद्रोह का, लेकिन कहते हैं शिवाजी के समय विद्रोह हुआ है, पुरंदर की संधि हुई और ये बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो एक तो दक्षिण भारत में मराठों का विद्रोह था और मराठों ने तो कहते हैं औरंगजेब को इतनी खतरनाक स्थिति में ला दिया था कि एक बार तो औरंगजेब को उत्तर भारत का पूरा ध्यान छोड़ करके दक्षिण भारत की तरफ ही ध्यान लगाना पड़ा। और जैसे ही वो दक्षिण भारत की तरफ अपना ध्यान देता है, उत्तर भारत के जो राज्य है वो उसके हाथ से निकलने शुरू हो जाते हैं और जबरदस्त विद्रोह होते हैं। दूसरी चीज अगर देखें तो मारवाड़ का विद्रोह, जो मारवाड़ का विद्रोह था वो क्या था, देखो 1678 में जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, जमरूद के बाग में हुई थी। तब कहते हैं 1678 में मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और उत्तराधिकारी के प्रश्न पर लेकिन कहते हैं कि तत्कालीन समय में उसकी दो रानियां गर्भवती थी, उसमें से एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था अजीत सिंह, यानी कि वास्तविक उत्तराधिकारी अब कौन होगा, अजीत सिंह। लेकिन कहते हैं कि वो जो औरंगजेब की नीति थी वो थी मारवाड़ को हड़पने की, लेकिन मारवाड़ में एक वीर सेनानायक हुआ, वीर दुर्गादास राठौर। साधारण परिवार से आता था, लेकिन उसने कहते हैं उस समय की राजनीतिक हलचलों का ये मुख्य केंद्र था। और वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कहते हैं कि जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता, इधर उधर जाता, और उसको सबसे ज्यादा अगर कहीं से सहायता मिलती है तो वो थी मेवाड़ से। लेकिन कहते हैं जैसे तैसे इसके शासनकाल में तो नहीं, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद मारवाड़ का जो राज्याभिषेक करवाया जाता है वो अजीत सिंह का होता है और दुर्गादास राठौड़ का इस महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये अपन जब मारवाड़ को पढ़ेंगे तब दुर्गादास राठौड़ को अलग से पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट। लेकिन मारवाड़ का जो विद्रोह हुआ था वो इस वजह से हुआ था उत्तराधिकारी के प्रश्न पर। तीसरा जो विद्रोह था वो था मेवाड़। आपको पहले से ही पता है, यहां भी तय हो गई कि मेवाड़ का विद्रोह का एक कारण तो यही था कि मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने क्या कर दी
कि इनकी सहायता कर दी मारवाड़ वालों की उत्तराधिकारी के मुद्दे पर। इस कारण औरंगजेब इनसे नाराज था। दूसरी चीज, एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। उस चारुमती के जो विवाह का प्रश्न था, उस विवाह के प्रश्न पर भी इनके बीच में मतभेद थे। कहते हैं कि चारुमती का जो पिता था वो चारुमती का विवाह औरंगजेब से करवाना चाहता था, लेकिन चारुमती ने मना कर दिया और इससे शादी कर ली राज सिंह ने मेवाड़ के। इसकी वजह से भी इनके बीच में खटपट चल रही थी। तो कहते हैं मेवाड़ में इसका एक कारण ये भी था। और तीसरा कारण एक था, और वो था वृंदावन से उस समय क्या था कि औरंगजेब ने एक आदेश जारी कर दिया था कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं, मंदिर है, उनको तोड़ दिया जाए। तब वृंदावन में कुछ पंडित थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की, जिनको नाथ जी कहा जाता है, उनकी मूर्ति लेकर के वहां से गए। तब कहते हैं उनको कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ में उनको शरण दे दी और सियाड़ कस्बे में नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी। तब से वो नाथ द्वारा कहलाता है, श्रीनाथ जी के कारण। तो कहते हैं उसकी वजह से भी उनके बीच में मतभेद थे। इसके कारण मेवाड़ का विद्रोह भी औरंगजेब के शासनकाल का प्रमुख विद्रोह माना जाता है। तो कहते हैं औरंगजेब के लिए मराठे सिरदर्द पैदा कर रहे थे, मारवाड़ भी उसके विरोध हो गया था और मेवाड़ भी उसके विरोध था। इसके अलावा भी अपन पढ़ते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जो विद्रोह थे वो थे एक सतनामियों का। जैसे चौथा इंपोर्टेंट कर लेते हैं, जाट विद्रोह। कहते हैं उत्तर भारत में विशेष करके अपन देखें तो आगरा, मथुरा और भरतपुर, जो आजकल एनसीआर का हिस्सा कहा जाता है, वहां पर जाटों का विद्रोह हो गया। और उस जाट विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो था गोकुल जाट, जिसको गोकुला भी कहा जाता है। गोकुल जाट के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ था। कहते हैं उन्होंने औरंगजेब यानी मुगलों को जबरदस्त परेशान किया, लेकिन कहते हैं इसको जब मौत के घाट उतारा जाता है, ये प्रथम विद्रोह था। दूसरा जो विद्रोह होता है वो था राजा राम के नेतृत्व में। और राजा राम के नेतृत्व में जो विद्रोह होता है वो बड़ा खतरनाक विद्रोह था। इसने क्या कर दिया, राजा राम ने सिकंदरा में जो अकबर की कब्र थी, उस कब्र को खोद डाला और उसमें से हड्डियां निकाल करके हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, यानी हड्डियों को जला दिया उसने। तो कहते हैं जबरदस्त विद्रोह हुआ था। और बाद में कहते हैं राजा राम को भी पकड़ा गया और राजा राम को पकड़ने के बाद इसको भी फांसी की सजा दे दी, यानी मौत के घाट उतार दिया। तो दो प्रमुख विद्रोह थे, एक जाट विद्रोह गोकुल के नेतृत्व में हुआ, दूसरा जाट विद्रोह हुआ है राजा राम के नेतृत्व में। लेकिन तीसरा और होगा, और वो होगा चूड़ामन के नेतृत्व में। लेकिन चूड़ामन का जो नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वो सबसे असरदार विद्रोह साबित हुआ। और उसका एक कारण था कि जब चूड़ामन ने विद्रोह किया उस समय औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में ज्यादा व्यस्त था। इस कारण चूड़ामन का नेतृत्व जो विद्रोह था वो जबरदस्त ढंग से सफल हो गया। और इसी समय याद रखना भरतपुर की स्थापना हो गई थी, यानी भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना हो गई थी। कभी भी आए तो भरतपुर की स्थापना हुई, वो औरंगजेब के शासनकाल में ही मानी जाती है। तो कहते हैं ये तीन बड़े विद्रोह थे, आपको तो यहां तक याद रखना है। पहला जाट विद्रोह गोकुल जाट के नेतृत्व में, दूसरा राजा राम के नेतृत्व में, और तीसरा चूड़ामन के नेतृत्व में। इसको थोड़ा मोस्टली याद रखना है कि सिकंदरा में अकबर की कब्र को किसने खोद डाला, तो वो था राजा राम। ये थे जाट विद्रोह। जाट विद्रोह के अलावा देखा जाए तो प्रमुख विद्रोह था सिख विद्रोह। देखो सिखों के बीच में और इनके बीच में वैमनस्यता तो एक प्रकार से देखा जाए तो जहांगीर के शासनकाल से आई थी। आपने सुना होगा कि जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, लेकिन वो वैमनस्यता तो बढ़ ही रही थी। लेकिन इसी समय क्या हुआ, औरंगजेब ने सिखों के गुरु जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर,
इनकी हत्या करवा दी। यानी जब गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई तो सिख नाराज हुए, लेकिन एक बात याद रखना, यहां से सिख धार्मिक विद्रोह करते हैं और यहां से इनके जो 10वें गुरु थे, इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी, 10वें गुरु थे वो थे गोविंद सिंह। इन्होंने क्या कर दिया कि जो सिख जाति है उस सिख जाति को कहते हैं कि अगर सैनिक जाति में किसी ने तब्दील किया है तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने जबरदस्त विद्रोह किया और सिखों का विद्रोह भी मराठों की तरफ बहुत जबरदस्त माना जाता है। तो कहते हैं कि हर तरफ से, यानी औरंगजेब ने अपनी नीतियों से हर किसी को परेशान किया, तो इसके कारण क्या हुआ कि उसके शासनकाल में विद्रोह भी खूब हुए और यही विद्रोह उनको ले डुबा। यानी कि और जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक उसका शासन था वो टिकाऊ रहा, लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष भी छिड़ा और उत्तराधिकारियों में जब संघर्ष हुआ तो कहते हैं मुगल वंश में सबसे ज्यादा जो किंग मेकर के रूप में उभरे वो उभरे थे सैयद बंधु। यानी सैयद बंधु ने क्या कर दिया, किसी को बनाया अपने फायदे के लिए, किसी को हटाया, ये नीतियां तय कर दी सैयद बंधुओं ने। तो ये सब हुआ किसके कारण संभव, यानी मुगल वंश के पतन के लिए जिम्मेदार कौन थे, ये सब विद्रोह। और ये विद्रोह होने के कारण क्या थे, औरंगजेब की धार्मिक जो कहते हैं धर्मांधता की नीति थी, धर्म के प्रति बिल्कुल अंधा हो गया था उस नीति के कारण। ये जो गुरु गोविंद सिंह है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में और इन्हीं ने क्या कर दिया था, गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी। अपने जीवन काल में गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी, यानी ये 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के। क्लियर। इसके अलावा एक प्रमुख विद्रोह था सतनामियों का विद्रोह। जो सतनामी विद्रोह है ये कृषक विद्रोह माना जाता है। और जो कृषक विद्रोह था, कहते हैं कि खेती के मामले में कृषि कार्य से संबंधित विद्रोह हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया था। औरंगजेब द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। तो कहते हैं सतनामी विद्रोह इस प्रकार हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में देखा जाए तो देखो, अगर पंजाब के क्षेत्र में देखें तो सिखों का विद्रोह था, राजधानी के आसपास आगरा, और वहां अगर कोई विद्रोह हो रहा था तो वो हो रहा था जाटों के नेतृत्व में। सतनामियों का विद्रोह हुआ। उसके अलावा दक्षिण भारत में मराठों का विद्रोह हुआ, राजपूताने में मारवाड़ में और मेवाड़ में विद्रोह हुए। तो कहते हैं हर तरह से उसके लिए सरदर्द की स्थितियां पैदा हो गई, यानी उसके लिए संकट पैदा हुआ, तो वो हुआ उसके विद्रोह ने। और विद्रोह को आप भी समझते हो, विद्रोह हर किसी के शासनकाल में इतने नहीं हुए जितने औरंगजेब के। तो कहते हैं कि इसके लिए उसकी नीतियां भी जिम्मेदार थी। अब ये इतने बड़े तो विद्रोह हुए। विद्रोह के अलावा औरंगजेब के शासनकाल में और क्या प्रमुख चीजें थी उसको लिखते हैं। इससे पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इसके अलावा देखा जाए तो औरंगजेब के शासनकाल में, यानी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इससे पहले क्या हुआ, इसके नाम पे एक ग्रंथ लिखा गया था जिस ग्रंथ का नाम था आलमगीरनामा। ये लिखा था मोहम्मद काजिम ने। जो कहते हैं हमें औरंगजेब के कालक्रम की जानकारी देता है, वो है आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम द्वारा रचित है। लेकिन जो औरंगजेब था इसने क्या कर दिया, अपने दरबार में संगीतकारों व इतिहासकारों दोनों को ही हटा दिया। यानी ये संगीत का विरोधी था, दूसरा इतिहास जो लिखते थे उनका भी विरोधी था। न इसके शासनकाल में कोई चित्रकार हुए, वैसे हुए हैं लेकिन वो इतने फेमस नहीं थे, ना उनके काल में जोड़े जाते, क्योंकि ये चित्रकारी का भी विरोधी था। तो कहते हैं जो कला थी, एक प्रकार से जो कला मुगल राजवंश में फेमस थी, प्रसिद्ध थी, वो अब क्या हुआ कि जैसे इन संगीतकारों इतिहासकारों को निकाला जाएगा तो इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों में प्रवेश कर गए। और यहाँ से अवध, बंगाल और जो छोटे मोटे क्षेत्रीय राज्य थे वहां संगीतकार प्रवेश कर गए। जैसे ढूंढाड़ में, आमेर में ज्यादा विकास हुआ। तो कहते हैं ये संगीतकार मुगल
राजवंश से निकल करके, मुगल साम्राज्य से निकल करके स्थानीय राजवंशों के वहां चले गए, वहां जाकर के चित्रकला, संगीतकारों के और इन क्षेत्रों में उन्होंने ख्याति हासिल की थी। लेकिन कहते हैं जो मोहम्मद काजिम है, कहते हैं जब इतिहासकारों को निकाला, इतिहास लिखने का ये विरोधी था, तो फिर आलमगीरनामा लिखा कैसे? कहते हैं आलमगीरनामा है वो मोहम्मद काजिम ने चुप चुप के लिखा था, और चुप के लिखने के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद ये प्रकाशित मतलब प्रकाश में आया, और वो था आलमगीरनामा। तो चुप के लिखा हुआ था। लेकिन इसके अलावा क्षेत्रीय चीजों में भी कहते हैं बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। नुक्शा है दिलकुशा, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में लिखा है। इसके अलावा देखें तो फुतुहात आलमगीर, आलमगीरनामा, यानी ये फुतुहात आलमगीरनामा, ये भी लिखा गया। अब कहते हैं फुतुहात आलमगीर ईश्वरदास द्वारा रचित है, और ये है भीमसेन द्वारा। तो कहते हैं इसके शासनकाल में ग्रंथ तो लिखे गए जिनके फलस्वरूप हमें ये ज्ञान होता है कि औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या चीजें घटित हुई थी। लेकिन एक प्रकार से आकलन देखें तो जो मुगल राजवंश के जितने शासक थे उन्होंने जितनी नीतियां अपनाई, उन नीतियों के विपरीत औरंगजेब था। सबने कुछ न कुछ सामंजस्य बिठाया, और इसने क्या कर दिया, जिस क्षेत्रों में रह रहा है उसी जातियों को उन्होंने एक प्रकार से देखे तो कहते हैं कि इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसके फलस्वरूप यहाँ विद्रोह ज्यादा हुए। यानी जो अकबर ने साम्राज्य, विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, औरंगजेब का शासन आते आते वो सब धराशायी हो गया। और कहते हैं औरंगजेब की नीतियां ही मुगल वंश के पतन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, और ये लेकर के डूब गया मुगल वंश को। और इसके बाद में कहते हैं इतने जबरदस्त उत्तराधिकार युद्ध हुए कि आयाराम बेहराम की स्थिति हो गई। और कहते हैं जो मुगल साम्राज्य था उसमें तो नए नए किंग मेकर आने लगे, और किंग मेकर के फलस्वरूप क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ। क्षत्रिय राज्यों ने मजबूत स्थिति बना ली। और इसके बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावशाली हुए तो वो हुए मराठे, और मराठों में वो आ गए थे पेशवा। तो कहते हैं पेशवा इतने शक्तिशाली हो गए कि इनकी स्थितियां खराब कर दी। और इसके बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध होगा पानीपत थर्ड, जिसमें तो कहते हैं कि मुगल वंश और मराठों की तो कमजोरियां साबित हुई थी, लेकिन मुगल वंश की भी कमजोरियां साबित हो गई थी कि मुगल वंश उस समय नाम मात्र का शासन, मतलब शासक, मुगल वंश के जितने भी राजा थे वो नाम मात्र के शासक रह गए थे। उनकी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो किसी को रोक सके, किसी के लिए कोई काम कर सके, तभी जाकर के क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ। ये है औरंगजेब। इसके अलावा अब और जितने भी अपन ने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं वो मुगल वंश के जो शासक हैं उनके राजनीतिक, और कहा जाता है कि उनके जो प्रारंभिक जीवन है उनके बारे में हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मुगल काल में जो प्रशासन है, जो साहित्य है, उनके बारे में क्या क्या चीजें रही, उनके ऊपर टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन अब तक जो पढ़ा वो औरंगजेब, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, और बीच में एक सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी को पढ़ा। इसके बाद जो जीवन वर्ग और जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वो पढ़ेंगे अपन सल्तनत काल के। और सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे, जो अपन कहते हैं कि लास्ट में इब्राहिम लोदी तक आएंगे, तो उनको बारी बारी से स्टडी करेंगे। और फिर पढ़ेंगे अपन प्रशासन और साहित्यों को। धन्यवाद आज के लिए।